पहले अपन जो आज शुरू कर रहे हैं वो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले भाई रोग का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वही तो रोगी है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वही तो रोगी है ना। तो यहां पर स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन को थोड़ा डिस्कस करना है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको अपन WHO के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूरा नाम क्या है इसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी उसमें इन्होंने बताया कि केवल किसी बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब स्वास्थ्य है। इन्होंने थोड़ी डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड किया और कॉम्प्रहेंसिव किया और बहुत सारी चीजें इसमें मिला ली। उन्होंने कहा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर कोई वेलबींग, अपने आप को कल्याण की स्थिति में समझता है, अपने आप को ठीक समझता है इन चारों दृष्टि से, वही स्वास्थ्य है। आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं होकर इसमें बहुत सारी चीजों को अपन इसमें शामिल करते हैं। सामाजिक रूप से कोई आदमी उत्पादक जीवन नहीं जीता है तो वो भी एक प्रकार की बीमारी की श्रेणी में आएगा। शारीरिक बीमारी के बारे में तो अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर कोई तनाव में है तो वो भी एक बीमारी में है। आध्यात्मिक रूप से का मतलब यह है कि कोई खुद ये नहीं समझ सके कि मेरा यहां इस धरती पर उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य से यहां पर हूं। जैसे अपन ने बिहेवियर में पढ़ा था, है ना। कोई खुद के बारे में एक कंसेप्ट नहीं रहता, खुद के बारे में जिसकी धारणाएं क्लियर नहीं है, वो स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से भी वो बीमार कहला सकता है। कुल मिलाकर यहां पर समझना अपन को यह है कि बीमारी के अलावा भी स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें शामिल की जाती है। ठीक है, 4 डायमेंशन हमें ध्यान रखना है। 4 डायमेंशन कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन चारों डायमेंशन, इन चारों विमाओं में ही अपने स्वास्थ्य को मानते हैं। फिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे अपन? स्वास्थ्य की परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जो चारों चीजें पूरी करता है ना। हाँ, लेकिन ये बात तो ठीक है आपकी, जो चारों चीजें पूरी करता है, इन चारों तरीके से, चारों विमाओं में, चारों एस्पेक्ट्स में जो हेल्दी है वही हेल्दी है। लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति की अगर परिभाषा देना चाहें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक उत्पादक जीवन, आर्थिक रूप से एक उत्पादक जीवन जीता है, यानी समाज में कुछ उत्पादक कार्य करता है जिससे समाज में योगदान होता है। ठीक है, इस प्रकार का व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहला सकता है। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा वही समाज में उत्पादन कार्य या आर्थिक रूप से वहां पर योगदान दे पाएगा। ठीक है, तो अस्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश का उत्पादन कम होता है। इससे क्या होगा? देश के रूप में एक उत्पादन कम होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी कमजोर होगी, भारत की जीडीपी वहां पर कम हो सकती है। भारत की जो जीडीपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, जीडीपी कम हो सकती है। आज भारत को अपन जनांकीय रूप से लाभांश की स्थिति में देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो उत्पादक वर्ग है, यानी 15 से जो अपन जिस उम्र में लोग काम करते हैं, 59 वर्ग का जो अपन मानते हैं, इस वर्ग के अंदर की जनसंख्या हमारे पास में ज्यादा है। इसकी वजह से भारत में काम करने वाले हाथ ज्यादा है, ज्यादा अच्छा उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए भारत जनांकीय लाभांश की स्थिति में है, यानी जनसंख्या के हिसाब से लाभ की स्थिति में। अगर सभी हाथों को काम मिल जाए तो भारत की जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होगी। भारत ये चाहता भी है कि सभी हाथों को काम देवे, सरकारें कोशिश भी करती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी एक शंका व्यक्त की जा रही है कि अगर अपन अभी सभी हाथों को काम नहीं दे पाए तो थोड़े टाइम बाद में क्या होगा? थोड़े टाइम बाद में ये जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी। यानी जब बूढ़ी हो जाएगी इसका मतलब क्या है? उसके शारीरिक रूप से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, उसको मानसिक रूप से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, वो आर्थिक रूप से उतना उत्पादक नहीं रह पाएगा समाज में। तो धीरे धीरे हमारा हाथ का जो लाभांश है वो खो जाएगा, यानी हम उतनी गति से हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है देश की वृद्धि से जुड़ा हुआ है। देश की वृद्धि से स्वास्थ्य सीधा सीधा जुड़ा हुआ है।
इसलिए हम दो मेरिट गुड्स, मेरिट जो चीजें हैं उनमें स्वास्थ्य और शिक्षा को अपन रखते हैं। सरकारें जो खर्चा करती है, जिसे कुछ कमाने की अपेक्षा नहीं करती, वो कौन कौन सा क्षेत्र है? स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा में जितना वो खर्च कर सके वो हमारे मानव संसाधन के लिए अच्छा होता है। मानव संसाधन को एक तरीके से समृद्ध करता है, जिससे हम मानव संसाधन में समृद्धि का फायदा अपन अर्थव्यवस्था में ले सकें। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी हमें पढ़ना जरूरी है। आपने पूछा था अभी कि क्यों पढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से भी हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? WHO के अनुसार बीमारी की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग को स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। 4 डायमेंशन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 4 डायमेंशन है? हाँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग। ठीक है, केवल बीमारी की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। फिर दूसरी परिभाषा अपन स्वस्थ व्यक्ति की मानते हैं। वह व्यक्ति जो समाज में आर्थिक उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य की तो अपने बात की। अब आता है कि स्वास्थ्य नहीं है मतलब कोई न कोई बीमारी का कोई न कोई इसमें हो सकता है। तो जो बीमारियां है ना, बीमारियां या कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इन बीमारियों को मुख्यतः अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है संक्रामक बीमारियां और एक है गैर संक्रामक बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां? संक्रामक बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां या असंक्रामक बीमारियां। अब संक्रामक बीमारियां किसे कहते हैं? ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होती है, फैलती है ना, आपस में संपर्क से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां फैलती हैं उनको अपन संक्रामक बीमारियां कहते हैं। संक्रामक बीमारियां किसे कहेंगे? ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संक्रमण से फैलती है उनको अपन संक्रामक बीमारियां कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है। जैसे क्या बता रही हो? कैंसर। कैंसर ठीक है, आप क्या बता रही हो? मलेरिया। मलेरिया तो फैलता है, मलेरिया तो फैलता है ना। कैंसर है, डायबिटीज है, एनीमिया है ना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क का किसी भी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उन बीमारियों को अपन गैर संक्रामक बीमारियां कहेंगे। ठीक है, अब आता है कि संक्रामक बीमारियां, अपन संक्रामक बीमारियों की बात करेंगे, फिर अपन गैर संक्रामक बीमारियों की बात करेंगे। संक्रामक बीमारियां कैसे कैसे फैल सकती है? संक्रामक बीमारियां फैलने के माध्यम, संक्रामक बीमारियां कैसे कैसे फैल सकती है? देखो, संक्रामक बीमारियां फैलने में एक तो होता है
संपर्क, कांटेक्ट। कोरोना के समय में आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है संपर्क, ये संपर्क भी प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कैसा कैसा संपर्क हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संपर्क हो सकता है। डायरेक्ट संपर्क कैसे? डायरेक्ट संपर्क का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संपर्क, ठीक है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, जब वो खांस रहा था उसके पास में है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में, जैसे सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है उसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में अनसेफ सेक्स, तो उनकी वजह से जो फैलने वाली बीमारियां, ये प्रत्यक्ष बीमारियां हैं। ये कैसे संपर्क है? प्रत्यक्ष संपर्क है। जबकि जो अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब क्या है? जैसे कोरोना में आपने दरवाजे के हैंडल को साफ किया है ना, अपने हाथों को बार बार धोया, ठीक है। ये कैसे संपर्क है? अगर मैं कोई चीज उपयोग में लेता हूं और उस चीज को कोई और व्यक्ति उपयोग में लेता है, इस तरीके से जो बीमारियां फैलती है वो अप्रत्यक्ष संपर्क से होने वाली बीमारियां, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब यह है कि किसी जो बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के उपयोग में लेने से कोई बीमार अगर होता है तो वो अप्रत्यक्ष संपर्क होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ रहा है? जहां एक व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में सीधा हो और उससे बीमारी हो, वो प्रत्यक्ष संपर्क है। और अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब उन चीजों से, अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब किससे है? उन चीजों से जिनको उपयोग में किसी बीमार व्यक्ति ने लिया था। अगर उनसे संपर्क है, सीधा व्यक्ति से संपर्क नहीं है, उन वस्तुओं से संपर्क हो रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष प्रकार का संपर्क है, ठीक है। समझ आएगा? ठीक है। दूसरे प्रकार का है इसमें संक्रमित भोजन और पानी। संक्रमित भोजन और पानी। संक्रमित भोजन और पानी का मतलब जो भोजन हम खा रहे हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त या किसी न किसी बीमारी के जीवाणु से संदूषित है, कंटेमिनेटेड है, संदूषित है। ऐसे संदूषित भोजन खाने से इस प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है। हवा से फैलाव, जैसे टीबी है, कोरोना है, किसी के छींकने और खांसने से उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो उसके मुंह और नाक से जो निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में कोई अगर व्यक्ति आता है, हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसके संपर्क में जो भी आता है उनसे जो बीमार होता है वो हवा से फैलाव हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हवा से फैलाव के साथ साथ में इसमें अपन पढ़ते हैं एक तो फीको ओरल रूट। फीको का मतलब है मल, ओरल का मतलब है मुख या मुंह, रूट का मतलब मार्ग। कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी आहार नाल में होते हैं, जीवाणु या विषाणु हमारी आहार नाल में होते हैं या कृमि हमारी आहार नाल में होते हैं, मल त्याग के साथ में हमारी आहार नाल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब वह मल किसी न किसी तरीके से उस पर बैठने वाली मक्खियां अगर हमारे वहां से उठकर अगर हमारे भोजन को संदूषित कर ले तो वह हमें संदूषित कर सकती है, हमें बीमार पड़ सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर जो सीवेज लाइन है, सीवेज लाइन के साथ में अगर हमारे पानी की पाइपलाइन अगर फूटी हुई है और आपस में अगर वो पानी अगर मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में इस प्रकार की बीमारी जिसको फीको ओरल रूट है, इस प्रकार से होने वाली बीमारियां हो सकती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से ये बीमारियां आगे से आगे फैल सकती है, ठीक है। फिर बात आती है संक्रमण क्या है। अपन बात बात संक्रामक संक्रमण अपन बात करते हैं, संक्रमण क्या है। संक्रमण का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसा जीवाणु, विषाणु, कोई भी रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर ले और प्रवेश करने के बाद में अपनी संख्या को बढ़ावे। भाई प्रवेश करना ही संक्रमण नहीं है, प्रवेश करके और हमारी जो डब्ल्यूबीसी ने उसको मार दिया तो संक्रमण थोड़ी है। प्रवेश कर ले और प्रवेश करने के बाद में किसी उत्तक में स्थिर होकर, किसी टिश्यू में स्थिर होकर अपनी संख्या को बढ़ाने लग जावे, उसको अपन संक्रमण कहेंगे। संक्रमण किसे कहेंगे? कोई भी रोगाणु, रोग फैलाने वाला कोई भी ऐसा जीव, ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जावे और प्रवेश करने के बाद में किसी उत्तक में स्थिर होकर अपनी संख्या को बढ़ाने लग जावे, वो संक्रमण है, ठीक है ना। तो संक्रमण किसे कहेंगे अपन?
किसी जीव या सूक्ष्म जीव का शरीर में प्रवेश कर किसी ऊतक में स्थायी होकर प्रजनन से अपनी संख्या को बढ़ाता है। संक्रमण कहलाता है। अब अगली बात करते हैं, पर संक्रमण के रास्ते कौन कौन से हैं? किस किस रास्ते से संक्रमण हमारे शरीर में जा सकता है? कौन कौन से रास्ते हैं संक्रमण जाने के? जैसे नाक, हमारा श्वसन मार्ग संक्रमण से अंदर संक्रमण का एक रास्ता है। जैसे खांसने छींकने से, कोई व्यक्ति खांसता छींक रहा है अपने सामने से, तो उससे जो ड्रॉपलेट जो निकल रहे हैं, बूंदे जो निकल रही है, वो हमारे श्वसन मार्ग में जा सकती है सांस लेने के साथ में। तो श्वसन मार्ग हमारा है। इसी तरह से हमारी आहार नाल है। आहार नाल में क्या है? जैसे हम दूषित अगर खाना खा रहे हैं तो दूषित खाना दूषित जीवाणु को हमारे शरीर के अंदर ले जाएगा। तो हमारी आहार नाल यानी हमारे मुख से हमारे भीतर जा सकता है, हमारे सांस मार्ग से हमारे भीतर जा सकता है, हमारी चमड़ी से जा सकता है। हमारी किसी बीमारी, किसी को अगर स्किन की कोई बीमारी है, उसके संपर्क में हम आएंगे तो उससे हो सकता है। किसी स्किन के बीमारी के किसी व्यक्ति के उपयोग में लिए गए टॉवेल को अगर अपन उपयोग में लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से खास खास जो मार्ग है संक्रमण के मार्ग, अगर अपन बात करें तो मार्ग कौन कौन से होंगे? मुख हो सकता है हमारा, यानी आहार नाल से संक्रमण हो सकता है। हमारा श्वसन मार्ग हो सकता है, हमारे त्वचा हो सकती है, ठीक है, हमारी आंखें हो सकती है जिससे हमारा संक्रमण भीतर जा सकता है, हमारे आंखों से भी संक्रमण जा सकता है ना। ये कुछ है संक्रमण के हमारे शरीर में प्रवेश करने के मार्ग है, रास्ते हैं। ठीक है। ये तो कुछ इसकी एक सामान्य जो छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी अपन ने एक इंट्रोडक्शन अपन ने लिया है कि अपन पढ़ने वाले क्या क्या है। अपन इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का अपन उपयोग लेंगे, इसलिए शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में। सबसे पहले कुछ बीमारियां अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन कुछ बीमारियां डिस्कस करते हैं। ये बीमारियां संक्रामक बीमारियां हैं। कौन सी बीमारियां हैं? संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियों का मतलब मैंने क्या बताया था? ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलती है, वो संक्रामक बीमारियां हैं। संक्रामक बीमारियां कौन सी है? ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलती है, वो संक्रामक बीमारियां। इन संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले बहुत सारे अलग अलग एजेंट होते हैं। ये एजेंट जीवाणु भी हो सकते हैं। ये एजेंट कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये एजेंट विषाणु भी हो सकते हैं। विषाणु का मतलब वायरस भी हो सकते हैं। ये एजेंट प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा है, जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया होने वाला है ना, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। ये एजेंट कवक भी हो सकते हैं। ये एजेंट कृमि भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एजेंट हैं। इन अलग अलग एजेंट से होने वाली बीमारियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी ये सारे एजेंट जो बीमारी फैलाएंगे वो कैसी बीमारियां हैं? संक्रामक बीमारियां हैं। ठीक है। जैसे जीवाणु से होने वाला, जैसे कोलेरा, हैजा बीमारी है, जीवाणु से हो रही है। ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी अपन बीमारी पढ़ेंगे। विषाणु से, जैसे कोरोना के बारे में अपन ने बहुत कुछ देखा है, वो विषाणु से होने वाली बीमारी है। पोलियो के बारे में देखा है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। कुत्ते, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली जो रेबीज बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है। इसी तरह से प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और इसी तरह से जो पेचिस जो होती है ना, वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और भी अपन देखेंगे। कवक, दाद खाज खुजली जो है, दाद जो होती है, वो कवक से होने वाली बीमारी है। इसी तरह से कृमि, पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाना, एस्केरियोसिस जैसे है। ठीक है। टीनिया सोलियम जैसे इस प्रकार के जो कीड़े पेट में पड़ जाते हैं, ये सारी की सारी कैसी बीमारियां हैं? ये सारी की सारी कृमि से फैलने वाली बीमारियां हैं। ठीक है।
अब अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियां। पहले कौन सी डिस्कस कर रहे हैं अपन? जीवाणु से होने वाली बीमारियां। जीवाणु से होने वाली बीमारी में पहली बीमारी है हेजा, जिसको अपन कोलेरा कह रहे हैं। ठीक है, हर बीमारी के बारे में जो भी अपन बीमारी पढ़ रहे हैं, पहली चीज आपको यह पता करनी है कि कौन से जीव से हो रही है, कौन से सूक्ष्म जीव से हो रही है। ये उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जिनके नाम है उनके नाम तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो कोलेरा है, ये एक जीवाणु से हो रही बीमारी है, क्योंकि जीवाणु वाली बीमारी पढ़ रहे हैं अपन। कौन से जीवाणु से होती है? ये होती है विब्रियो कोलेरी से। किससे होगी? विब्रियो कोलेरी से। विब्रियो कोलेरी नाम का जो जीवाणु है, उस जीवाणु से बीमारी होती है। ठीक है, ये किस अंग से, किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? तो ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी, ये हमारे आंतों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? हमारे आंतों से संबंधित बीमारी है। हमारी आहार नाल से संबंधित बीमारी है। आहार नाल से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में क्या होगा? इस बीमारी में वास्तव में जो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति अपने मल पदार्थ के साथ में विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है, इस जीवाणु के अंडे या इस जीवाणु को बाहर निकालता है। ठीक है, अब उस मल से अगर कहीं कोई संपर्क अगर किसी का किसी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से तो जैसे कोई हाँ अपने दूषित हाथों से अगर वो हाथ अगर नहीं धोवे, तो ऐसे में वो बीमार किसी और को भी बीमार कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि पानी संदूषित हो जाए, सीवेज का जो पानी निकल रहा है उसके पास में से ही हमारी जो पेयजल की पाइपलाइन निकल रही है। ठीक है, ऐसे में ये भी हो सकता है कि दोनों पाइपलाइन में अगर कहीं फूटी हुई हो आपस में, तो वो अपने आप ही पानी तो खींचेगी, या किसी नाली में से होकर पाइपलाइन निकल रही है, तो ऐसे में वो पानी अगर फूटी हुई है तो उसमें से पानी जाएगा, तो ऐसे में ये कोलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इसके फैलने का जो रास्ता है वो फिको ओरल रूट है। कौन सा रास्ता है? फिको ओरल रूट का मतलब मैंने बताया आपको, मल पदार्थ किसी तरीके से, मल पदार्थ किसी तरीके से किसी के आहार नाल में चला जावे, तो उस रूट से होने वाली बीमारियां फिको ओरल रूट की बीमारियां कहलाती है। कौन सा रूट है ये? फिको ओरल रूट है। अब इस बीमारी में लक्षण क्या होगा आप जानते हैं? आहार नाल से संबंधित बीमारी है तो उल्टी होगी, दस्त होगा, ये तो हो गई। और उल्टी और दस्त अगर लगातार होंगे तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, है ना। इस प्रकार के जो लक्षण है जिसमें पानी जैसा डायरिया होगा, उल्टी और ये होगा, पानी की कमी हो जाएगी, मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर क्रैम्प आएंगे, क्रैम्प का मतलब बांटे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस प्रकार के जो लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। लक्षण हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जो याद रखना है वो खास ये याद रखना है, आहार नाल से संबंधित बीमारी है, विब्रियो कोलेरी और फिको ओरल रूट, ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। याद रहेगा? कोलेरा बीमारी अक्सर गर्मियों में, गर्मियों के मौसम में ये कोलेरा जैसी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोलेरा के बाद में दूसरी बीमारी है, एक मिनट इसमें, दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया। दूसरी बीमारी कौन सी है? डिप्थीरिया, जिसको अपन कहते हैं गलघोंटू। कौन सी बीमारी है? गलघोंटू या डिप्थीरिया। इस बीमारी में देख रहे हो, ये अक्सर बच्चों में होने वाली बीमारी है। किस में होती है? ये अक्सर बच्चों में होती है। ये एक जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई। नाम याद रखने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया नाम का जो जीवाणु है उससे ये बीमारी होती है। जीवाणु से होने वाली बीमारी अपन वही पढ़ रहे हैं, तो ये भी किससे होती है? जीवाणु से होती है। जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया नाम का जीवाणु है। बच्चों में होने वाली बीमारी है और बच्चों के सांस से जो श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग से संबंधित बीमारी है। जब एक संक्रमित बच्चा किसी दूसरे संक्रमित बच्चे के संपर्क में आता है तो ये बीमारी फैलती है।
खांसने और छींकने से एक से दूसरे में जाती है। कैसे जाएगी? खांसने और छींकने से जाएगी। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया एक अंदर की ओर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली जैसी बना देता है। ये झिल्ली धीरे धीरे सांस के मार्ग को बंद कर लेती है और धीरे धीरे बच्चे में सांस आना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे बच्चे की डेथ इसमें हो सकती है। गलघोंटू जो बीमारी है, गलघोंटू का मतलब आप समझ रहे हैं, गला एक तरीके से सांस का मार्ग जो उसका जैसे घोंट रहा हो वैसा इसको लगता है, धीरे धीरे इसमें सांस में प्रॉब्लम आना शुरू होती है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह है गलघोंटू बीमारी। ठीक, इसके उपचार के लिए एक डीपीटी का टीका आता है, आपने सुना होगा नाम। छोटे बच्चों में 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना 3 बार और बाद में बूस्टर डोज के रूप में 1.5 साल के ऊपर टीका लगाया जाता है। ये जो टीके हैं, ये डीपीटी का टीका है, 3 बीमारियों के खिलाफ होता है। इसमें एक जो है वो डिप्थीरिया से संबंधित है। 3 बीमारियों से संबंधित, तीनों बीमारियों को अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, डिप्थीरिया से संबंधित एक टीका लगाया जाता है। छोटे बच्चों में 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में एक टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया। ये इस बीमारी से बच्चों को बचाता है। इस टीके के आने के बाद में बच्चों में इस बीमारी से होने वाली मौत पर हमने बहुत हद तक काबू पा लिया है। ठीक है, तो जीवाणु कौन सा है इसमें? कौन सा जीवाणु है? क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई। ठीक है, कौन से मार्ग से फैलती है बीमारी? श्वसन मार्ग से फैलती है। कौन से मार्ग से फैलेगी? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग से कैसे फैलेगी? खांसने और छींकने से। और खांसने और छींकने से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको अपन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। कौन सा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट का मतलब खांसने और छींकने के दौरान जो सलाइवा से या लार की जो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स निकलती है, जो बूंदें निकलती है, ये बूंदें किसी स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में चली जाती है और उसको संक्रमित कर लेती है। ड्रॉपलेट संक्रमण। कौन सा संक्रमण है? ड्रॉपलेट। तो 2 तरह के संक्रमण पड़े ना, ड्रॉपलेट। उसके पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? फीको ओरल रूट। ठीक है, तो इससे ये संक्रमण होता है। डिप्थीरिया के बाद में अगली बीमारी है टीबी। ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। क्षय रोग, क्षय रोग जिस जीवाणु से होता है उसको अपन कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। याद रखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, इनको बार बार इनको रटना पड़ेगा तभी जाके याद होंगे, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से ये बीमारी होती है। नॉर्मली तो ये बीमारी हमारे फेफड़ों से संबंधित है। कौन से अंग से संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। लेकिन ऐसा नहीं कि फेफड़ों के अलावा कहीं और नहीं होती है। फेफड़े के अलावा किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। फेफड़े के अलावा भी किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। जैसे हमारी जो लसिका ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों से संबंधित टीबी हो सकती है। हमारी जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु से संबंधित टीबी हो सकती है। हमारे दिमाग की टीबी हो सकती है। किसी और अंग की भी टीबी हो सकती है। आंतों की टीबी हो सकती है, किसी में भी टीबी हो सकती है। लेकिन अधिकतर कौन से केसेज होते हैं? फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। अन्य अंग में भी हो सकती है। टीबी से संबंधित आपने मरीज देखे हैं किसी ने? बहुत सारे मरीज आपने देखे होंगे, हमारे समाज में बहुत सारे मरीज होते हैं। टीबी से संबंधित जो मरीज हैं उनके लक्षणों में खास जो लक्षण है वो एक तो है कि लगातार उनको खांसी चलती है। 2 सप्ताह 3 सप्ताह से अधिक खांसी चल रही है तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसको टीबी हो सकती है। उसकी टीबी की जांच हमें करवानी चाहिए। 3 सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी चलती है तो हमें उसकी जांच करवानी चाहिए। खांसी चलेगी, खांसी के साथ में बलगम निकालेगा, बलगम निकालने के साथ में बलगम के साथ साथ में कई बार खून भी आने लग जाता है। ठीक है, ऐसे मरीजों का वजन लगातार कम होता है। रात के समय उनको पसीना ज़्यादा होना, इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। और लंबे समय तक बुखार आना, बुखार ठीक नहीं होना, ये ऐसे लक्षण इसमें देखे जाते हैं टीबी के मरीजों में। खास जो बात है इसमें बलगम निकलना, बलगम के साथ खून आना और वजन का कम होना, ये इसमें लक्षण, खास इसमें लक्षण है। ठीक है, अब फैलेगी कैसे ये टीबी? कैसे फैलती है? फेफड़ों की बीमारी हमेशा कैसे फैलेगी? सांस के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी। कैसे फैलेगी? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या है? बूंदों के साथ में हमारे श्वसन मार्ग से जो बूंदें निकलती है लार की और
थूक की, उन बूंदों के साथ में ये दूसरे के श्वसन मार्ग में प्रवेश करके फैलती है। यानी इसके फैलने का तरीका इसका भी क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इस बीमारी की समस्या यह है कि ये बीमारी शुरू में पकड़ में नहीं आती है, शुरू में पकड़ में नहीं आती है। और दूसरा यह है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चलता है, 6 महीने से 9 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। शुरू में 1 या 2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद में मरीज को यह महसूस होता है कि मैं ठीक हो गया, और वो क्या करता है कि ट्रीटमेंट को बंद कर लेता है। लंबे समय तक टैबलेट्स लेना भी तो भारी काम है। तो 1 या 2 महीने में उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया, वजन मेरा बढ़ रहा है, मेरी खांसी ठीक हो गई है, मुझे कोई समस्या नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो ट्रीटमेंट लेना बंद कर लेता है। और ट्रीटमेंट लेना बंद करने के कुछ समय के बाद में ये वापस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी ठीक नहीं हुई थी। और अब जो बीमारी होती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। अब उसके ऊपर जो सामान्य दवाएं काम नहीं करती है। एक बार अगर किसी ने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया और बीमारी अगर वापस होती है, तो अब जो बीमारी होगी वो सामान्य बीमारी से थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर होती है। इस समय जो सामान्य जो दवाएं हैं जो काम करती थी वो अब काम नहीं करती है। उसको अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या MDR टीबी कहते हैं। कौन सी टीबी? मल्टी ड्रग, यानी बहुत सारी दवाओं के खिलाफ वो रेजिस्टेंस है, कोई दवाएं काम ही नहीं करती है, ऐसी टीबी हो जाती है। टीबी के बारे में हमारी सरकार बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है, अलग अलग सरकार ने प्रोग्राम चलाए, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है, किसी तरीके से टीबी को कंट्रोल कर ले, इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। WHO ने कहा है कि 2030 तक वर्ल्ड को टीबी फ्री करना है, लेकिन हमने इस टारगेट को थोड़ा सा और नजदीक लिया है। 2025 तक हम फ्री करना चाहते हैं। कब तक फ्री करना चाहते हैं? 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त करना चाहते हैं। भारत को टीबी मुक्त करने का उद्देश्य हमने कब कर लिया है? 2025 तक टीबी मुक्त करने का उद्देश्य है। दो 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त करना चाहते हैं। और WHO का टारगेट क्या है? 2030 तक। उससे पहले हम 2025 तक हम इसको मुक्त करना चाहते हैं। टारगेट है। हमने बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल पाया है, तो ये भी एक बीमारी ऐसी हो सकती है जिस पर अपन कंट्रोल पा लें, ऐसा हो सकता है। टीबी के लिए एक प्रोग्राम चलता है RNTCP, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कंट्रोल प्रोग्राम है। कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब टीबी को नियंत्रित करने से संबंधित है, टीबी को खत्म करने से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ये टीबी को नियंत्रित करने से संबंधित है। पहले इस अगर अपन देखें, 1961 में सबसे पहले प्रोग्राम आया था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया था, जिसको अपन NTP कहते हैं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम था? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। फिर 1962 में ये पूरे भारत में लॉन्च कर लिया। पहले तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया, फिर पूरे भारत में लॉन्च कर लिया। ठीक है, इसको और बढ़ाते रहे। 1983 में एक काम इसमें और क्या, शॉर्ट कोर्स का कीमोथेरेपी, यानी शॉर्ट कोर्स। पहले क्या 1.5 साल 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता था, फिर नई प्रकार की दवा आई, नए प्रकार की दवाओं को थोड़ा कम अवधि के लिए दिया जाना पॉसिबल हो गया, तो शॉर्ट कोर्स इसमें आया था। 1993 से 97 के बीच में और प्रोग्रेस हुई और हमने डॉट ट्रीटमेंट लाया। कौन सा ट्रीटमेंट है? क्वेश्चन आया है प्री में और छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। डॉट का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष निगरानी में किसी को दवा देना। ऐसे में क्या होता है, जो टीबी का मरीज है, उस टीबी के मरीज को किसी न किसी हेल्थ विभाग के किसी कर्मचारी के साथ में जोड़ दिया जाता है। वो हमेशा उस हेल्थ कर्मचारी के पास में जाएगा और हमेशा उससे दवाई लेगा और उसके सामने दवाई को निकलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है। कौन सा ट्रीटमेंट है ये? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल है। ये अगर हेल्थ का चिकित्सा विभाग का कोई अगर स्टाफ नहीं है तो किसी टीचर को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी सहायिका को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। दवाओं का पूरा जो डब्बा है एक साथ सरकार दे देती है, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी दवाएं देती है तो हो सकता है बीच में शायद कोई टाइम से दवाई ले नहीं पावे या दवाएं खत्म हो जाए, तो एक मरीज के लिए एक पूरा डब्बा 6 महीने की दवाओं का डब्बा एक साथ दे दिया जाता है। लेकिन उस मरीज को नहीं देकर किसको दिया जाता है? ये किसी एक कर्मचारी या किसी एक सहायिका को या सहायक को दिया जाता है। उसके संपर्क में रहकर वो हमेशा नियमित उससे दवा लेता है और उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेता है, इसलिए इसको अपन डॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन डॉट्स कहते हैं। ये सबसे पहले प्रोग्राम आया था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके साथ में डॉट्स आया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, डॉट्स ट्रीटमेंट निम्न में से किस बीमारी के लिए दिया जाता है? डॉट्स किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो डॉट्स किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए डॉट्स है। डॉट्स किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए डॉट्स। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ये तो था कंट्रोल। देखो 1997 में पूरे भारत में लॉन्च कर लिया RNTCP। अब थोड़ा सा 2007 में डॉट्स प्लस आया। डॉट्स प्लस में
जैसा मैंने बताया कि कई बार मरीज दवाएं लेना छोड़ देता है, दवाएं लेना छोड़ने के बाद में वापस उसको टीबी हो जाती है, ये टीबी ज़्यादा गंभीर होती है। तो ऐसे मरीजों के लिए डॉट्स प्लस आया, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। कौन सी टीबी है ये? ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए आया। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने इसमें 2025 तक एलिमिनेट, 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट फॉर इंडिया। 2025 तक मोदी जी ने टीबी को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसमें इस जो प्रोग्राम है इसको नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान या एनएसपी। आरएनटीसीपी से अपन कहां बढ़ गए हैं? एनएसपी, राष्ट्रीय रणनीति। इसमें अपन को क्या करना है? इसमें मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएं देनी है और ट्रीटमेंट उसको पूरा देना है। ठीक है, अगले 3 साल तक के लिए मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपए टीबी को खत्म करने के लिए दिए हैं। अगले 3 साल तक के लिए कितना पैसा दिया है? 12,000 करोड़ रुपए टीबी को खत्म करने के लिए दिया है। साथ में इसमें क्या है? एक निक्षय प्रोग्राम चलाया। कौन सा प्रोग्राम? निक्षय प्रोग्राम। निक्षय प्रोग्राम में हर एक मरीज को 500 रुपए पर महीने दिया जाता है ताकि वो अच्छी खुराक लेवे। ये किसके लिए है? अच्छी डाइट के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के, पोषक सहयोग देने के लिए ये दिया है। मरीज को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ी सी अपनी खुराक को थोड़ा सा और अच्छा कर सके। ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि सरकार का इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। निक्षय प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, डॉट्स प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, आरएनटीसीपी के बारे में पूछा जा सकता है, एनएसपी के बारे में पूछा जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। किस बीमारी, ये बीमारी किस जीवाणु की वजह से हो सकती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ध्यान रखनी है। ये सब कुछ हमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ध्यान। ट्यूबरकुलोसिस का ये जो लोगो बना हुआ है, ये आरएनटीसीपी का लोगो है। लोगो भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कई बार विचित्र क्वेश्चन देने की कोशिश में ये भी दे देते हैं कई बार। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस समझ आया आपको? ट्यूबरकुलोसिस के बाद में अगली ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित या ट्यूबरकुलोसिस जैसी ही एक बीमारी है, कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है ये? कुष्ठ रोग, जिसको अपन लेप्रेसी कहते हैं। इस लेप्रेसी को अपन हैंसन बीमारी भी कहते हैं। कौन सी बीमारी? हैंसन ने सबसे पहले खोजी थी। यह है हैंसन बीमारी। यह टीबी से संबंधित है। टीबी से संबंधित कैसे है? टीबी कौन से जीवाणु से हो रही है? माइकोबैक्टीरियम से हो रही है। माइकोबैक्टीरियम से यह भी होती है, बस थोड़ी जाति अलग अलग है। वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, यह है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। समझ रहे हैं? लगभग वैसा ही जीवाणु है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होने वाली बीमारी किससे होगी? ये इस बीमारी के लक्षणों में क्या होता है कि शरीर के ऊपर कुछ इस प्रकार से शरीर के हल्के रंग के कुछ ऐसे धब्बे हो जाते हैं। शरीर पे क्या होता है? कुछ हल्के रंग के धब्बे हो जाते हैं, बहुत सारे। इन धब्बों के ऊपर अगर अपन छुएं या इसके ऊपर अगर निडल अगर टच करें तो यहां पर किसी प्रकार का सेंसेशन या संवेदनाएं नहीं होती है। इस पर किसी भी प्रकार का कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता है। कुछ ऐसे धब्बे यहां पर हो जाते हैं। कुछ ऐसी जो नसें हैं वो नसें मोटी हो जाती है, जैसे कान के यहां पर मोटा हो जाना, गर्दन के ऊपर नस का एक मोटी नस का हो जाना, ऐसी बहुत सारी नसें मोटी हो जाती है। शुरू में तो ये लक्षण होते हैं। अगर शुरू में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये जो धब्बे हैं घाव में बदल जाते हैं। कई बार क्या होता है, उसके जो अंग है जैसे उंगलियों का गिरना, उंगलियों का विकृत हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण इसमें बहुत, अगर बीमारी को टाइम से ठीक नहीं किया जाए, टाइम से इलाज नहीं किया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो ये विकृत करने वाली बीमारी है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है। भारत में पूरी दुनिया के 1/3 केसेज भारत में मिलते हैं। पूरी दुनिया के 1/3 केसेज कहां पर मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। हालांकि इस बीमारी पर बहुत हद तक अपन ने कंट्रोल कर लिया। आजकल नई प्रकार की दवाएं हैं जिसको अपन एमडीटी दवा कहते हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या है ये? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, यानी एक से ज्यादा दवाएं दी जाती है इसमें। एक से ज्यादा प्रकार की दवाएं दी जाती है, इसको ठीक किया जाता है, इसको अपन एमडीटी कहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? कौन से जीवाणु से हो रही है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो रही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से कौन सी बीमारी होगी? टीबी होगी। टीबी जैसा ही ये बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया एक ही वंश के हैं, जाति अलग अलग है। दोनों का वंश कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। जाति दोनों की अलग अलग, उसकी ट्यूबरकुलाई जाति है, इसकी लेप्री जाति है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि इसमें लक्षण क्या क्या है। हल्के कलर के, बॉडी से हल्के कलर के इसमें
कुछ धब्बे हो जाना, ये धब्बे संवेदना रहित होना, नसों का मोटा हो जाना और अंगों का विकृत हो जाना और अंगों का खिर जाना, गिर जाना, ये भी इसमें होता है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है अंत में। ट्रीटमेंट कौन सा है इसमें? MDT यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, खास खास फैक्ट इसमें यही है। यह है धनुरोग या टिटनस रोग। धनुरोग या टिटनस रोग, अपन जीवाणु से संबंधित बीमारियां एक बार सब डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन लिखेंगे। ठीक है, जीवाणु से संबंधित जो भी बीमारियां वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। धनुरोग या टिटनस रोग, टिटनस रोग के बारे में तो आप सब जानते हो ना, कैसे हो सकता है टिटनस रोग? हाँ? कोई भी जैसे चोट लग जाती, कोई भी चोट लग जाती है तो उस चोट के थ्रू इसके जो जीवाणु है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी चोट के थ्रू इसके जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये जो जीवाणु है वो डिप्थीरिया के जीवाणु के जैसा होता है करीब। डिप्थीरिया का जीवाणु कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई। यहां पर होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। यहां कौन सा जीवाणु होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। कैसे घुस सकता है शरीर में? किसी भी घाव से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके जीवाणु रेत में होते हैं, लकड़ी पर होते हैं, लोहे पर होते हैं, पत्थर पे होते हैं, कहीं पर भी इसके जीवाणु हो सकते हैं। जो चोट लगेगी तो उस चोट के रास्ते, उस घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चोट लगने के बाद में अपन टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना? टिटनेस का इंजेक्शन अपन क्यों लगवाते हैं? ताकि इस टिटनेस की बीमारी को रोका जा सके। इसके अलावा अपन ने थोड़ी देर पहले एक टीके की बात की थी, DPT। डी तो डिप्थीरिया था और टीट जो है वो इसमें टिटनेस है। टी क्या है? टिटनेस है। छोटे बच्चों में DPT का टीका लगाया जाता है, ये टिटनेस बीमारी से बचने के लिए ही लगाया जाता है। इस बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, लगभग ठीक नहीं होती है। ऐसे में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी ये रोग हो सकता है। ऐसे में इस रोग के होने पर जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में एक अचानक से संकुचन होता है और पूरा शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? धनु रोग या धनुष्टंक रोग है। पूरा शरीर तन के कैसा हो जाएगा? इसमें धनुष के आकार का हो जाता है। ऐसे मरीजों को आइसोलेट यानी पूरे बाकी सब जनों से बिल्कुल अलग रख के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सावधानी के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो एक से दूसरे में बीमारी फैल सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमने इस DPT टीके से और बहुत सारे फ्रीली अपन ने जो ये टिटनेस का जो टीका, जैसे छोटी सी चोट लगने के बाद में टिटनेस का टीका लगाते हैं, इस जागरूकता से इस बीमारी पर हमने बहुत हद तक कंट्रोल पाया है। भारत जो मैटरनल टीबी, जो मैटरनल जो टिटनेस है, मैटरनल टिटनेस का मतलब प्रसूताओं में या माओं में जो टिटनेस होता है, भाई माओं में जब प्रसव होता है, प्रसव के दौरान कई बार कई औजार अपन काम में लेते हैं, कई औजार काम में लेते हैं, तो हो सकता है कि औजारों की वजह से उसको टिटनेस हो जाए, है ना? उस चोट में कोई जीवाणु चला जाए, उससे टिटनेस हो जाए। तो ऐसे में जो मदर में जो टिटनेस होता है, मदर में टिटनेस को अपन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। मदर में टिटनेस जो होता है उसको अपन ने पूरी तरीके से इरेडिकेट, पूरी तरीके से उन्मूलन हमने कर लिया है। जैसे पोलियो का उन्मूलन क्या है, वैसे ही मदर में होने वाले टिटनेस को हमने पूरी तरीके से हमारे भारत से मिटा लिया है। तो भारत से कौन कौन सी बीमारियां मिटा ली है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत से कौन कौन सी बीमारियां समूल नष्ट कर ली गई है? स्मॉल पॉक्स अपन जानते हैं, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी जो चेचक है, छोटी चेचक को अपन ने नष्ट कर दिया है, पोलियो को नष्ट कर दिया है और मैटरनल टिटनेस को नष्ट कर लिया है। किसको? मां में होने वाले टिटनेस को नष्ट कर दिया पूरी तरह से। और भी है कुछ बीमारियां, लेकिन मुख्य रूप से 3 बीमारियों के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, टिटनेस याद रहेगा, कौन से जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। शरीर में प्रवेश कैसे करता है? किसी घाव के थ्रू प्रवेश करेगा। इसके जीवाणु कहां पर पाए जाते हैं? रेत में हो सकते हैं, पत्थर पे हो सकते हैं, लकड़ी पे हो सकते हैं, लोहे पे हो सकते हैं, किसी पर भी इसके जीवाणु हो सकते हैं। ठीक है, इससे सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं? ये तो DPT का टीका लगाया जाता है और चोट के बाद में एक ATS एंटी टिटनस सीरम लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? एंटी टिटनस सीरम। एक 10 रुपए का जो टीका लगाते हो ना आप चोट के बाद में, वो ATS है, एंटी टिटनस सीरम है, या टिटनस टॉक्साइड है, जिसको अपन टिटनस टॉक्साइड कहते हैं। ये लिखो अभी तो याद रहेगा। धनुरोग, धनुरोग का मतलब टिटनस रोग है। धनुरोग का मतलब क्या है? टिटनस रोग है। ठीक है ना? फिर अगली बीमारी अपन इसमें डिस्कस करते हैं। ये देखो, एक महिला क्या कर रही है इसमें? ये क्या है?
मुंडी, है ना। मतलब ये एक टाइफॉइड मेरी, एक मेरी नाम की एक महिला थी, उसको पता नहीं था कि टाइफॉइड कैसे फैलता है। उसने कई लोगों को टाइफॉइड की बीमारी दी और उसकी वजह से कई लोग मारे गए। वो एक कुक थी, वो क्या थी, एक कुक थी, किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में कुक रही होगी और कहीं यूरोप के किसी देश में, और इसने इसकी लापरवाही की वजह से कई जनों को, कई हजारों जनों को टाइफॉइड हो गया और उनमें से कई लोग मारे गए। तब से इसको टाइफॉइड मेरी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, टाइफॉइड मेरी के नाम से जाना जाता है। बीमारी कौन सी है, टाइफॉइड, जिसको अपन हमारे लोकल लैंग्वेज में निकाला और अलग अलग जैसे नामों से अपन पुकारते हैं। टाइफॉइड जो बीमारी है, टाइफॉइड बीमारी ये हमारी आंतों से संबंधित, हमारे ये आहार नाल से संबंधित बीमारी है। आहार नाल से संबंधित बीमारी है। आहार नाल में वही फीको ओरल रूट से किसी के मल पदार्थ के साथ में अगर कोई ये इसके जीवाणु बाहर निकल जावे और किसी तरीके से भोजन और पानी को संदूषित करने से ये बीमारी किसी और में फैल सकती है। यानी रूट कौन सा हुआ, फीको ओरल रूट। कौन सा रूट हुआ इसका, फीको ओरल रूट से एक से दूसरे में बीमारी फैलती है। लक्षण कैसे होंगे, आहार नाल से संबंधित लक्षण होंगे। कैसे लक्षण होंगे, उल्टी दस्त होना, कब्जी होना, दोनों हो सकते हैं। साथ में बुखार आना, लंबे समय तक बुखार होना, शरीर के ऊपर बहुत छोटे छोटे से दाने हो जाना, बहुत छोटे छोटे से इसमें दाने हो जाते हैं। ये टाइफॉइड से संबंधित इसमें सिम्टम आते हैं। बचने के लिए, टाइफॉइड से बचने के लिए इसमें वही है कि आप सब्जियों को धो के इस्तेमाल करें, हाथ को मल त्याग और मल खाना खाने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोवें, ठीक है। संदूषित पानी पीने से बचें, गर्मी के मौसम में विशेष रूप से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा एक टीका लगता है जिसको अपन TAB कहते हैं, एक ओरल टीका लगता है। ओरल टीका का मतलब गोली के रूप में टीका आता है, उसकी वजह से इससे बचा जा सकता है। ये कौन सी बीमारी हो गई, टाइफॉइड बीमारी हो गई। टाइफॉइड बीमारी के बाद में एक और अपन बीमारी डिस्कस करते हैं, ये है प्लेग। कौन सी बीमारी है, प्लेग। पढ़ा है क्या कभी प्लेग बीमारी के बारे में, किसकी वजह से होती है, चूहों की वजह से होती है। मुख्यतः जैसे छोटे जो स्तनधारी है, जैसे चूहा है, गिलहरी है, इन छोटे स्तनधारियों की वजह से बीमारी होती है। इन छोटे स्तनधारियों पर एक पिस्सू पाया जाता है। कौन सा, एक पिस्सू होता है। उस पिस्सू के ऊपर इस बीमारी के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु किस पे रहते हैं, चूहे के ऊपर मिलने वाला एक पिस्सू है, उस पिस्सू उसका परजीवी है ना, उस पिस्सू के ऊपर ये जीवाणु रहते हैं, ठीक है। उस पिस्सू के ऊपर ये जीवाणु रहते हैं, जैसे ये बताया है, ये बैक्टीरिया इसमें है ना। यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु है, उसकी वजह से बीमारी होती है। इस जीवाणु की वजह से बीमारी होगी। किससे होगी, यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु है जिसकी वजह से बीमारी होती है। यह जीवाणु किस पे होगा, यह जीवाणु होता है एक पिस्सू के ऊपर होता है, और पिस्सू किस पे होता है, चूहे पर होता है। तो चूहे पर पाए जाने वाले इस पिस्सू की वजह से होता है। अब अपन समझ सकते हैं, जहां परिस्थितियां ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, जहां ज्यादा स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां पर जहां चूहे ज्यादा घूमते हैं, वहां ऐसी स्थिति में इस बीमारी के फैलने का डर रहता है। ये हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से, हमारा जो स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ी हुई बीमारी भी है। 1896 के आसपास हमारे भारत के अंदर ये बीमारी हुई थी। कब हुई थी, 1896 के आसपास ये बीमारी हुई थी। उस समय ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश सरकार ने इस बीमारी से मरने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब सचेत हुई, ध्यान दिया, तो उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया रखा। जो यूरोप के लोग यहाँ पर रहते थे उनको तो अलग ले जाके रखा, उनका तो विशेष ध्यान रखा, और भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उस समय इससे प्लेग से संबंधित एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था WC रैंड को। किसको बनाया था, WC रैंड को।
इस रैंड ने बहुत पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। यूरोपीय लोगों के लिए तो अलग जगह बना दी, जहां यूरोपीय लोगों को सफाई का ध्यान रखा जाता था, उनको पूरा स्वच्छता से रखा जाता था। जबकि जो गंदी बस्तियों में जहां पर भारत के लोग रहते थे, उनकी बस्तियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाने लगा। चूहे वहां पर बहुत सारे चूहे, मरे हुए चूहे वहां पर छोड़ दिए जाते थे। कुल मिलाकर भारतवासियों के साथ में यहाँ पर एक तरीके से भेदभाव वाला व्यवहार होता था। तो ऐसे व्यवहार को लोग देखते थे। तो उस समय थे चापेकर बंधु, याद होगा आपको, चापेकर बंधु आए। इन चापेकर बंधु ने, पुणे के थे चापेकर बंधु, इन चापेकर बंधुओं ने रैंड को मार दिया। चापेकर बंधु ने क्या किया? रैंड को मार दिया। इसी घटना की वजह से ये फेमस था। लगभग ये 10 साल के आसपास, 1896 से 1906-7 तक ये बीमारी चली थी हमारे भारत में। 10 साल के आसपास चली और बहुत सारे लोग मारे गए। ये बीमारी सबसे पहले मुंबई में 1896 में कब हुई थी? ये मुंबई में बीमारी हुई थी। उसके पहले 14वीं शताब्दी में ये बीमारी यूरोप में हुई थी और यूरोप में लाशों के ढेर लग गए थे, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? काली मौत भी कहते थे। काली मौत भी इस बीमारी को कहते थे। उस समय तक इलाज था नहीं। अगर अपन यूरोप की बात करें तो यूरोप तो 1400 ईस्वी के आसपास तो बहुत गरीब देश हुआ करते थे। वहाँ पर हाइजीनिक स्थिति भी वहाँ पर अच्छी नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर ये बीमारी फैली तब बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। ये तो था पहले की बात। अभी 1994 में सूरत में ये बीमारी फैली थी। कहाँ फैली थी? सूरत में ये बीमारी फैली थी। इस समय भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी। ये बीमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्यूबोनिक, एक होती है न्यूमोनिक। खास तो 2 ही है, ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक। ब्यूबोनिक में तो क्या होता है कि जो गांठें जो है, कांखों में गांठें होना इसमें, और हमारे जो ग्रोइन एरिया में गांठें होना, अलग अलग जगह पर गांठें हो जाती है। और निमोनिया में निमोनिया हो जाता है, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे अगर इस समय कंट्रोल नहीं किया जाता, इसमें मृत्यु भी बहुत संभव है। बहुत लोगों की इससे मृत्यु हुई है। ठीक है ना? तो ये इसमें कुछ आंकड़े भी दिए हुए। आंकड़े हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खास खास बातें इसमें अपन ने पढ़ी है। जीवाणु का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा जीवाणु है? यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है? कहां पर ये होता है? पिस्सू। और पिस्सू, जो चूहे के ऊपर पिस्सू रहते हैं, उस पिस्सू के शरीर पर ये जीवाणु हमें मिलता है। बीमारी कितने प्रकार की है? ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक, आप 2 ही आप याद रखेंगे। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट 1896 में भारत में हुई थी, मुंबई में हुई थी। उस समय चापेकर बंधु ने रैंड को मारा था, जो प्लेग समिति का अध्यक्ष था, इसको मारा था। वजह यह थी कि भारतवासियों के साथ में इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया रखा जा रहा था। इस बीमारी से मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया था। फिर 1994 में सूरत में बीमारी हुई थी। इससे पहले 1400 या 14वीं शताब्दी के आसपास जब यूरोप में हुई थी, तो उस समय बहुत सारी लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है? इसके कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फिर यह है काली खांसी। ये कौन सी बीमारी है? काली खांसी। ये कुछ महीनों की खांसी जिसको कहते हैं, ये है। काली खांसी या पर्टुसिस कुछ महीनों तक ये बीमारी चलती है। 3 महीने तक कम से कम ये खांसी चलती रहती है। आपने देखा होगा कि कई बच्चों को खांसी चलती, बहुत लंबी खांसी चलती, खांसी के साथ में वो वॉमिट कर लेते हैं। इतनी लंबी खांसी, जब तक वॉमिट नहीं हो जाती तब तक उनकी खांसी बंद नहीं होती है। वो काली खांसी का एक प्रकार है। हालांकि बच्चों में आजकल डीपीटी का टीका लगता है, जिसमें जो पी है वो पर्टुसिस या काली खांसी है। तीनों बीमारी अपन ने देख ली। डी क्या है? डिप्थीरिया। पी क्या हो गया? काली खांसी। और टी क्या है? टिटनस। ये 3 बीमारियों से संबंधित टीका बच्चों में लगाया जाता है। डीपीटी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। डीपीटी निम्न में से किन 3 बीमारियों के या कौन सी 3 बीमारियों के समूह के लिए लगाया जाता है? अलग अलग बीमारियां डी, पी और टी से ही देंगे वो। इसमें आपको पता होना चाहिए डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, या गलघोंटू, काली खांसी और धनुरोग से संबंधित, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके लिए जो जीवाणु है वो बॉर्डुटेला पर्टुसिस। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, सबका नाम याद रखना। लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। इस बीमारी में आप जानते हैं खांसी हो रही है तो कौन से सिस्टम से संबंधित बीमारी हो गई है? श्वसन मार्ग से संबंधित बीमारी है। कौन से संबंधित बीमारी है? श्वसन मार्ग से संबंधित बीमारी है। कैसे फैलेगी ये?
कैसे फैलेगी? वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी। किससे फैलेगी? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी। ड्रॉपलेट का मतलब आप जान ही रहे हैं, ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलेगी है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलेगी। कोई खांसने छींकने वाला जो कोई व्यक्ति है, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से बीमारी फैल सकती है। 3 महीने वाली खांसी के नाम से जाना जाता है। अक्सर तो बच्चों में होती है, लेकिन बड़ों में भी हो सकती है। बचने के तरीके क्या है? ऐसे बच्चे को अलग रखो, जिसको ऐसी बीमारी हो रही है उसको बाकी सब बच्चों से अलग रखो, और उसको ये उसके जो खांसने और छींकने से संबंधित जो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें अगर बच्चा समझ सकता है तो बच्चे को सिखाएं, नहीं तो माता पिता इस चीज का ध्यान रखें, है ना। और टीका, डीपीटी का टीका उसको लगना ही चाहिए। पहले लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो डीपीटी का टीका अपन उसको लगाते हैं, ठीक है। ये होगी काली खांसी। काली खांसी का मतलब जो लंबी चलने वाली खांसी है। किससे होगी? इसको पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है, और जीवाणु का नाम है बोर्डोटेला पर्टुसिस, ठीक है, याद रहेगा। एक बार में तो याद नहीं रहना है, ये पक्की बात है, बार बार नहीं देखेंगे तो याद नहीं होगा। ये बीमारी है एंथ्रेक्स। ये कौन सी बीमारी है? खुशी की बात है कि ये बीमारी अब विश्व में नहीं है, विश्व से पूरी समूल नष्ट कर ली गई बीमारी, लेकिन इसके जो जीवाणु है विकसित देशों ने अपने पास में बचा के रख दिए हैं। किस लिए बचा के रख दिए हैं? कि कोई बदमाशी करके देखे तो सही। कोई विकसित जो देश हैं उन्होंने इसके जीवाणु अपने पास में सुरक्षित करके रख दिए हैं। इसको जीवाणु हथियार, जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एंथ्रेक्स के जो जीवाणु है इनको जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी शंका कई बार ऐसी प्रकट की गई है। कुछ नहीं करना है, जैसे अगर अमेरिका चाहता है कि भारत में बीमारी फैला लो तो एक लिफाफा भेजे, लिफाफे में जीवाणु की पुड़िया डाल के भेज दे, जो खोले उसके हाथों में जीवाणु आगे से आगे फैलते चले जाएं और पूरी जनसंख्या को एंथ्रेक्स के जीवाणु काबू में ले सकते हैं। तो जिस तरह से पूरी दुनिया नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र पर बढ़ रही है, ऐसे में ये एक बड़ा खतरा है। लोग तो कहने को ये भी कहते हैं कि जो चाइना थी, चाइना ने कोरोना एक प्रकार का जो जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। चलो ये तो एक विवाद है, लेकिन एंथ्रेक्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंथ्रेक्स एक बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक जीवाणु उससे होती है। बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह जीवाणु श्वास के साथ और त्वचा से, आंखों से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अचानक से निमोनिया हो जाना, बहुत लंबी खांसी चलना, शरीर के ऊपर इस तरह से पूरे चकते चकते और पूरे स्किन में इस तरह से घाव बन जाना, फफोले बन जाना। इन फफोलों के फूटने से जो ये बैक्टीरिया है और आगे फैलता है, उन फफोलों के संपर्क में आने से और आगे बैक्टीरिया फैलता है, और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ये प्रभावित कर सकती है। इसलिए जैवाणविक हथियार के रूप में या जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। विश्व से इसका समूल नाश हो गया है। ये कुछ बातें जो हमें एंथ्रेक्स के बारे में ध्यान रखनी है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। चलो यहां तक थी ये सारी जीवाणु से संबंधित बीमारियां। ये जो अपने 9 या 10 बीमारियां पड़ी, ये सारी की सारी कैसी बीमारियां हैं? जीवाणु से संबंधित बीमारियां। जीवाणु से संबंधित बीमारियों में 2009 या 10 में कभी कोई क्वेश्चन आया था प्री में, 4 बीमारियां दे दी और ऊपर लिखा कि एंटीबायोटिक से कौन सी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। क्या लिखा था? एंटीबायोटिक से कौन सी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। नीचे 4 बीमारियों के नाम लिखे हुए थे। 3 तो वायरस से होने वाली बीमारियां थी और 1 जीवाणु से संबंधित बीमारी थी। आपको यह ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक केवल जीवाणु से संबंधित बीमारियों पर ही प्रभावी है। एंटीबायोटिक जो दवा अपन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक लेते हैं, ये किसके खिलाफ प्रभावी है?
केवल जीवाणु से होने वाली बीमारियों के खिलाफ ही प्रभावी है, विषाणु से संबंधित बीमारियों पर प्रभावी नहीं होते हैं। तो उसमें 3 तो विषाणु वाली बीमारी दे रखी थी और एक कॉलेरा दे रखा था। तो मुझे बताओ किस पर प्रभावी होगी ये? कॉलेरा यानी हैजा, हैजा पर ये बीमारी प्रभावी होगी, है ना। इस तरह से अप्रत्यक्ष भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले इसको अपन जो जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां थी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन विषाणु की बीमारियों का बात करेंगे।